या जुले आप सबको पता है कि पिछले 2-3 सालों से ख़ासकर और उससे पहले भी लद्दाख के जो अ, पर्यावरण का और ज़मीन का, यहाँ के कल्चर का संरक्षण की बात बहुत चलती रही है। ख़ासकर यूटी बनने के बाद लोगों की बहुत बड़ी उम्मीद थी कि वो संरक्षण अब 6 शेड्यूल में मिलेगा, जो कि हमारे संविधान की ही एक प्रावधान है। और इसके बारे में वो तमाम वादे और आश्वासन हुए हैं। तो उसी हिसाब से हम उम्मीद कर रहे थे। ख़ासकर मेरा इससे कैसे संबंध है बोले तो मेरा लद्दाख के पर्यावरण से ख़ासकर और यहाँ की संस्कृति से, कल्चर और एनवायरनमेंट से 3 दशकों से संबंध है। इसी पे ही मेरा ज़िंदगी गुजरा है, चाहे वो फिर लद्दाख के एजुकेशन के फील्ड में हो, लैंग्वेज लिटरेचर का हो, या फिर एनवायरनमेंट में कहें तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, हम लद्दाखी खुद कैसे इसमें और ऐड ना करें एमिशन और पोल्यूशन में, तो उसमें कैसे हम सोलर एनर्जी यूज़ करें ना कि फॉसिल फ्यूल्स, केरोसिन, डीजल, कोयला, उस पे काम करते रहें। फिर अब जब हमारे ग्लेशियर्स पिघल के जा रहे हैं, हमारे वादियाँ आबाद से बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि जब ये फ्लैश फ्लड्स होते हैं तो तमाम हरियाली उसके साथ चली जाती है, तो उनको रीवेजिटेट करने में या आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाने में, इन सब में मेरा ज़िंदगी रहा है। तो जाहिर है कि जब ये बिगड़े पर्यावरण का संतुलन या बैलेंस, एनवायरनमेंटल बैलेंस, तो मुझे बहुत दुख होगा। तो इसलिए मैं इसमें ख़ास तौर पर अपने आप को जुड़ा हुआ पाता हूँ। तो जब लद्दाख के यूटी बनने के बाद आश्वासन दिया गया कि लद्दाख को अब 6 शेड्यूल में वो सारे प्रोटेक्शंस दिए जाएंगे, जिससे ख़ासकर मेरे हिसाब से देखें तो लद्दाख के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। बाकी ज़मीन, कल्चर तो होगा ही, मगर यहाँ पर बेहुदा और बेलगाम इंडस्ट्रीज़, माइनिंग, ये सब रोका जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा, तिजारत या कारोबार या बिजनेस होगा, मगर लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के कंसल्टेशन से होगा। ये है 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल किसी को बंद नहीं करता है। 6 शेड्यूल लोकल लोगों को वो आवाज़ और ज़ुबान देता है कि वो उनके मंशा अनुसार तरक्की हो, विकास हो। तो ये मुझे बहुत एक वो सा लगा, एक उम्मीद सा लगा कि लद्दाख को इस संरक्षण से बचाए रखा जा सकता है, जो कि लद्दाख के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि लद्दाख और हिमालय के ग्लेशियर्स पर निर्भर करने वाले करोड़ों लोगों के ज़िंदगी पर, जो कि प्लेन्स ऑफ इंडिया जैसे यूपी, बिहार, उन सब में हिमालयस का पानी जाता है। तो इसलिए मेरा इससे लगाव रहा। फिर इन आश्वासनों के बाद हमने ये देखा कि जब इलेक्शंस हुए तो इसी मुद्दे को रूलिंग पार्टी ने खासकर इलेक्शन में पहला अपना मुद्दा बनाया, पहला अपना मैनिफेस्टो का एजेंडा बनाया। तो और भी हमें खुशी हुई, और इसी बात के वजह से मेरे ख्याल से, मैं तो अपना बोल सकता हूँ, हम सब ने वोट दिया इस पार्टी को कि वो 6 शेड्यूल लाने वाले हैं और लद्दाख को संरक्षित करने वाले हैं। तो एक तरह से मैनिफेस्टो में नंबर 1 पॉइंट होना ये एक वादा था लोगों से कि हम आपको संरक्षित करेंगे 6 शेड्यूल में, आप हमें सरकार बनाने का मौका दीजिए। तो लोगों ने अपना वादा पूरा किया। अब सरकार की बारी है कि वो अपना वादा पूरा करें। तो इसका मुझे बेचैनी से, बेताबी से इंतज़ार है कि सारे लद्दाख को कि वो अपना वो वादा पूरा करें, क्योंकि अगर मैनिफेस्टो में कुछ बात रख दें और इलेक्शन जीतने के बाद उस पर कोई गौर ना करे, तो लोगों का डेमोक्रेसी से यकीन ही उड़ जाएगा। क्योंकि कुछ भी आप कह तो सकते हैं, मगर लिख के देने के बाद, नंबर 1 एजेंडा होने के बाद भी अगर फिर
सिक्स शेड्यूल पर बात करना ही जुर्म हो जाए, इस पर आप बात नहीं कर पाएंगे, और फॉर्मली या इनफॉर्मली आपको हैरेस किया जाए कि आप सिक्स शेड्यूल क्यों मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई बाहर के किसी और देश के कॉन्स्टिट्यूशन का तो मांग नहीं रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ट्राइबल रीजन्स हैं उनके लिए रखा हुआ एक प्राविधान मांग कर रहे हैं, वो भी जिसका वादा भी किया आपने। तो ये बहुत ही जायज़ मांग है मेरे ख्याल से, और अगर ये वादा नहीं पूरा किया जाता है तो इससे न सिर्फ लद्दाख के लोगों का विश्वास टूट जाएगा हमारे सरकार से, बल्कि पूरे भारत का। जहाँ की आपको मालूम है इलेक्शंस होने वाले हैं नेशनल, तो सबको ये लगेगा कि कोई भी बात मैनिफेस्टो में रख दें और उसके बाद हम हाथ धो सकते हैं, सरकार हाथ धो सकती है और लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इससे नैतिकता, जिसे हम एथिक्स कहते हैं, उस पे सवाल उठेगा, डेमोक्रेसी पे सवाल उठेगा, इंटेंशंस पे सवाल उठेगा कि आप अगर नहीं देना चाहते थे तो आप पहले से ही कह सकते थे हम ये नहीं दे सकते हैं। आप अगर मैनिफेस्टो में नंबर 1 रखते हैं तो इसका मतलब है आपने हर चीज़ को परखा है, इसके फायदे नुकसान, और उसके बाद आप इस नतीजे पे पहुंचे होंगे कि आपने मैनिफेस्टो में इसे नंबर 1 बनाया। ऐसे ही 1 घंटे में तो नहीं किया होगा, बहुत सोच समझ के आपने रखा होगा, और इसी वादे पर लोगों ने भी अपना जो देना था वो दिया और सरकार बनी। तो इसलिए हमारा एक जिम्मेदारी बनता है एक अच्छे शहरी के तौर पर कि हम अगर सरकार से कोई भूल चूक हो गई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उनको याद दिलाएं कि देखिए आपने ऐसा वादा किया था, ये न सिर्फ हमें ज़रूरत है बल्कि आपका वादा भी है, तो इसे पूरा कीजिए, वरना एनवायरनमेंट और कल्चर और लैंड तो इसमें उसका नुकसान तो होगा ही लद्दाख के अंदर, बल्कि पूरे देश का, हमारे जो लोकतंत्र है उस पे विश्वास उठेगा। तो ऐसे गलत, क्या कहूँगा मैं, नींव, गलत फाउंडेशंस रखने से देश को बचाने के लिए और लद्दाख के पर्यावरण को बचाने के लिए, एक तरफ लद्दाख के पर्यावरण और संस्कृति और ज़मीन सबको बचाने के लिए, दूसरी तरफ लोकतंत्र को बचाने के लिए, मोरालिटी एथिक्स को बचाने के लिए मैं एक अपना जिम्मेदारी समझता हूँ कि हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचा सकें। तो इसलिए आपको मालूम है कि अनशन पहला जो कि जनवरी में था, हमने 5 दिन का किया था, तभी कहा था कि हम अगला 10 दिन का करेंगे। मेरा ये अंदाज़ा था कि हर सीज़न में, वो सर्दियों का था तो अभी वसंत ऋतु में अप्रैल में हम दूसरा करने वाले थे। 26 जनवरी को किया था तो 26 अप्रैल को अगला हो रहा था, मगर फिर हमने पाया कि 26 अप्रैल को ही लद्दाख में G20 हो रहा है, और ये हमने समझा कि ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि G20 अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को दिखाता है, और हमारा जो 6 शेड्यूल का मांग है वो घर की बात है, घर के माता पिता से जैसे हम मांग कर रहे हैं, आपने जो वादा किया वो दें। तो हम नहीं चाहते थे कि ये घर की बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक तमाशा बने। तो इसलिए मैंने कोई 1.5 महीना पहले कहा था कि G20 को देखते हुए मैं जो अप्रैल 26 से करने वाला था अनशन, अगला 10 दिन का जो होगा वो नहीं करूँगा, या तो उससे 1 महीना पहले या उसके 1 महीना बाद करूँगा। तो इस हिसाब से 1 महीना पहले करता तो फिर ये चर्चा में होता, और भारत की जो अंदरूनी बात है वो फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अच्छा नहीं रहता। इसलिए मैंने मार्च में नहीं किया, अप्रैल में तो G20 था ही, तो अब मई या अर्ली जून में मैं अपना अगला कदम लेने जा रहा हूँ। वो इसलिए कि हमारी जो उम्मीद थी कि पहली बार जब हमने अपनी आवाज़ सरकार के सबसे ऊंचे गलियारों तक पहुंचानी चाहिए, वो हमें बहुत उम्मीद थी कि उसके बाद हमारे जो केंद्रीय नेतागण हैं वो लद्दाख के नेतृत्व को बुलाएंगे बातचीत के लिए।
हालांकि शुरू में पूछा गया कि यह बातचीत हम रखना चाहते हैं, आप ये बताइए 6 शेड्यूल में आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, ऐसा पूछताछ हुआ और हमें थोड़ा उम्मीद था कि इस पे कुछ हो रहा है। अब 6 शेड्यूल देने की बात चल रही है, क्योंकि 6 शेड्यूल में क्या बूंदें आपको चाहिए ऐसा पूछा गया था। तो हम इस इत्मीनान में थे कि इस पे शायद बात होने वाली है। मगर हाल में G20 के ख़त्म होते होते तक हमें एलजी साहब से भी ये बात आई कि 6 शेड्यूल की कोई उम्मीद मत कीजिएगा, बाकी आपको क्या चाहिए ये बताइएगा। तो 6 शेड्यूल की उम्मीद मत कीजिएगा ये हमारे गले नहीं उतरती है, क्योंकि 6 शेड्यूल हमने नहीं, सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में पहले नंबर पर रखा था। अगर आपको यही कहना था कि 6 शेड्यूल की आप बात नहीं करेंगे तो आपको तब मैनिफेस्टो में रखना ही नहीं चाहिए था। अब रखा है तो फिर कैसे? जो वादे से मुकर जाए उनकी छवि अच्छी नहीं होती है। वो तो राष्ट्रीय तौर पर भी अच्छा नहीं होगा, आपके मतदाताओं में भी अच्छा नहीं होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इससे भारत की छवि गिरेगी, क्योंकि लद्दाख एक काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय जगह है जिस पे दुनिया की नज़र है। अगर वो देखते हैं कि लद्दाख जैसे इलाके में लोग अपने पर्यावरण की संरक्षण की बात कर रहे हैं, सरकार एक वादा करके उस पे पैर पीछे ले जा रही, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये भारत की छवि को अच्छा नहीं करेगा, हमारे नेतृत्व को भी ये अच्छे रोशनी में नहीं दिखाएगा। और दूसरी तरफ ये मैं कहता हूँ एक तरह का एक बाउंस चेक की तरह है। आपने हमें एक चेक दिया जिस पे कहा था आई विल पे 6 शेड्यूल, आई विल कवर लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल इफ वी विन द इलेक्शंस, और हमने अपना पूरा किया। तो अब जब हम चेक को कैश करने जा रहे हैं तो बताया जा रहा है आप 6 शेड्यूल की बात मत कीजिए, यह आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई रीज़न नहीं बता रहे हैं क्यों नहीं मिलेगा। जब आपने चेक पे लिख के दिया था 6 शेड्यूल दिया जाएगा, तो ये चेक बाउंस क्यों हुआ? और चेक का बाउंस होना एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। अगर एक चेक बाउंस हो तो कोर्ट आपको सज़ा देगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक लीगली इशू बनता है सरकार के खिलाफ। हालांकि हम नहीं चाहते हैं कि कोर्ट कचहरियों में लद्दाख के देशभक्त लोग अपने इस मुद्दे को उस तरह से लेना उन्हें पड़े। हमें अभी भी उम्मीद है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर हो जाएंगे और सरकार अपने वादे को पूरा करेगी। ये चेक जो है इन कैश होगा, ना कि डिफ़ॉल्ट होगा। और इसी उम्मीद के साथ हम, अगर हमारी आवाज़ की ज़रूरत हो उन्हें ये बताने के लिए कि ये वादा ना टूटे, तो ये अनशन में अगले डेट अभी फिक्स नहीं है, मई के एंड या जून के बिगिनिंग में। पिछले वाला अगर सर्दियों में हुआ तो ये लगभग गर्मियां हो रही है, क्योंकि G20 का बीच में होता 10 दिन का हम अनशन करेंगे। और वैसे ही एपेक्स बॉडी और KDA ने पहले ही कहा है कि वो इंटेंसिफाई करेंगे इस आंदोलन को। तो ये तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात है। एक फ़ख्र से किसी देश को कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में और कुछ ना भी हो तो आवाज़ उठाने की हमें अधिकार है, और शांति से आवाज़ उठाने की। वैसा ही हम किसी और पे कोई जुल्म ज़बरदस्ती या किसी और की जान लेंगे ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम खुद पे तकलीफ़ उठाएंगे ताकि उन्हें हमारी दुख दर्द समझने में आसानी हो सरकार को। तो ये हमारा प्लान है कि अगले कुछ हफ्तों में हम अगला जो अनशन की बात हुई थी वो करें। और वैसे भी लद्दाख में इस आंदोलन का जो कि एपेक्स और KDA लीड कर रहे हैं, तो इसको इंटेंसिफाई ज़रूरत पड़े तो, हमारी तो उम्मीद थी इसकी ज़रूरत नहीं होगी, अब ज़रूरत पड़ती है तो लोग अपना हर हालत में आवाज़ सेंटर तक पहुंचाएंगे। और इसमें हमें अपना ज़िंदगी देना पड़े या जान देना पड़े, फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि 5 दिन के बाद 10 दिन का होगा, 10 दिन के बाद 20 दिन का होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते जब तक जान जाए तब तक हमारा ये सच्चाई की ये लड़ाई तो नहीं कहूँगा, कोशिश चलती रहेगी। सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि जान भी जाए तब तक जो है आप 6 शेड्यूल या यहाँ के सेफ गार्ड के लिए लड़ते रहेंगे। और एपेक्स बॉडी के ओर से भी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने आपको प्रपोजल किया था कि आप भी एपेक्स बॉडी ज्वाइन कर ले ताकि इस
मूवमेंट को आगे और स्ट्रांगली ले जा सके, तो आपका उस पर क्या मानना है? जहाँ तक मुझे मालूम हो, उन्होंने जब टॉक्स हों तो उसमें एपेक्स के साथ शामिल होने को कहा था, जिसकी कि मैं समझता हूँ अगर ज़रूरत हो तो मुझे ऐसा करना चाहिए। बाकी जो ये आंदोलन है हम सबका इसी के लिए है, चाहे एपेक्स हो या केडीए हो, लद्दाख की संरक्षण के लिए। तो हम में से हर एक को इसके साथ जुड़ना चाहिए जहाँ जिसकी इसकी ज़रूरत हो। सामान्यतः एपेक्स में बहुत अच्छे नेता हैं, नेतृत्व है। मुझे नहीं लगता मेरी ज़रूरत होगी, मगर कहीं वकालत करने के लिए, कहीं किसी टॉक्स के लिए ज़रूरत हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ, जहाँ भी। मतलब अब लद्दाख अगर बिगड़ जाए, बिखर जाए, इसका कुछ बचा ना रहे स्पिरिट और सेंस, तो वो दिन देखने से पहले तो हमें जो भी करना पड़े हमें करनी चाहिए। और हम एक लोकतंत्र में हैं जहाँ पर आवाज़ उठाना सिर्फ मुमकिन ही नहीं, एक फ़र्ज़ है। तो ये ना उठाएं तो हम एक अच्छे शहरी नहीं होंगे। जी सर, फिर जिस तरह से हज़ारों की तादाद में जनवरी में जब आपका अनशन ख़त्म हुआ था, काफ़ी लोग जुड़े थे और हिस्टोरिक पोलो ग्राउंड पे इतना बड़ा क्राउड जो है पहले नहीं देखा गया था और सभी मानते हैं इस चीज़ को। तब भी क्या लगता है कि आवाज़ सेंटर तक नहीं पहुंच रही है? क्योंकि अभी तक जो है एक इस पे टॉक जो है, अभी तक उन्होंने यहाँ से डेलीगेट्स को नहीं बुलाया, या एपेक्स हो, केडीए हो, उनको अभी भी बुलावा नहीं आया। तो आप क्या समझते हैं इस पे, क्या इग्नोर हो रहे हैं आप लोग? जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों अब इतनी ज़ोर से आवाज़ उठी और फिर भी अगर हरकत ना हो तो ये बदकिस्मती है। क्योंकि बहुत बार ऐसी आवाज़ों को शुरू में ही अगर हम ध्यान ना दें, हल ना करें, तो ये बहुत बड़े मुद्दे बन जाते हैं, जो कि बहुत बदकिस्मती होगी। क्योंकि लद्दाख में इतने शांति और देशभक्ति से लोग यहाँ के एक तरह के सिपाही बने हुए हैं। लद्दाख के लोग सिर्फ शहरी नहीं बल्कि भारत के सिपाही भी हैं, और उनका मोराल ऊंचा रहना ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसा आप देख रहे हैं, चाहे वो पोलो ग्राउंड था या अलग अलग मौक़ों पर, लोगों का जो दिल की बात है या उनकी मंशा है, वो किस कदर उस पर ठेस पहुंच रही है। तो ये मैं नहीं समझूंगा कोई भी समझदार सरकार ऐसा करना चाहेगी। ये हो सकता है कि अगर हम नहीं दें तो वो चुप हो जाएं तो फिर बात ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कैलकुलेशन हो उनका, मगर वो बहुत गलत कैलकुलेशन होगा। क्योंकि लद्दाख में कोई चुप रहने वाला नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ लद्दाख के लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होगा, बल्कि ये एक लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ होगा कि आप कुछ भी लिख दीजिए और फिर जीत जाने के बाद उसको भूल जाइए, ये चलता है। ये एक उदाहरण बन जाएगा बाकी सारे स्टेट्स में, देश में, कि वादे तो जो भी कीजिए लिखित में कीजिए, मैनिफेस्टो में लिख के दीजिए, सब चलेगा, जीतने के बाद आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है उन वादों को पूरा करने की। तो ये इस गलत उदाहरण को साबित होने से हमें बचाना होगा। मेरे ख्याल से हम नहीं चाहते हैं, मगर ऑनरेबल कोर्ट के साथ अगर हम अपील करते हैं तो कोर्ट भी इसको कॉग्निसेंस लेगी कि इससे कैसा एनवायरनमेंट बनेगा देश में, कि सब लोग झूठ बोलेंगे, कुछ भी बोल देंगे और वोट ले लेंगे, और उसके बाद फिर उस पर बात करने से मना कर देंगे, जेल डाल देंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे कल्चर को बनने ना दें। अगर ऐसा हो रहा है तो हम ज़ोरदार आवाज़ में बताएं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, ताकि न सिर्फ लद्दाख का, बाकी देश में भी एक उदाहरण बने कि उन्होंने एक जगह पे ऐसे वादे किए और उसे मुकर गए, और लोगों ने इस तरह से उसका डट के मुकाबला किया और फिर सरकार को मानना पड़ा। तो आने वाले दशकों में, पीढ़ियों में भी जो हमारे लोकतंत्र के नेता हैं या अलग अलग पार्टी हैं, वो सब भी ऐसा ना करें। इसके लिए ज़रूरत है कि हम सही उदाहरण सिद्ध करें अभी से। जी सर, यहाँ के लोकल, जैसे एलएसडीसी की हम बात करें, वो लोकल ही हैं पर वो पार्टी से जुड़े हैं। तो कभी आपकी उनके साथ मुलाकात हुई, इस बारे में बात हुई, तो उनका 6 शेड्यूल पे कैसा राय रहा? मेरा ऐसा व्यक्तिगत ख़ास तो नहीं, मगर अलग अलग फोरम्स में मैंने ये देखा है कि वो 6 शेड्यूल को जितना हो सके
अवॉइड करते हैं वो मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि आप ही लोगों ने लिखा था मैनिफेस्टो में, उसके बाद आप ही आपके ही पैर पीछे हटें तो फिर आप पे विश्वास कौन करेगा? अच्छा होता आपने तब नहीं लिखा होता और जिन मुद्दों को रखा उसी पे जीतते तो बराबर का विश्वास बना रहता। अब अगर आपने वादा किया है तो फिर निभाना होगा। दुनिया में ये कोर्ट कचहरी, ये ओम्बड्समैन, ये पंचायत, ये धर्म के गुरु, ये सब दुनिया में क्यों हैं? ताकि इंसाफ को आगे बढ़ने दिया जाए, नाइंसाफ़ी को रोका जाए। तो आप ही बताइए, ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि आपको एक वादा किया जाए और उसके बाद आपको वादा याद दिलाने पर भी जुर्म या मुजरिम बना दिया जाए? तो मेरे ख्याल से कोई भी समझदार प्लेटफॉर्म, कोर्ट हो या कोई दानिशमंद लोग हों या नेता हों, मुझे अभी भी उम्मीद है कि अगर सबसे ऊपर के नेतृत्व से भारत के हम अगर सीधा बात रखते हैं तो उन्हें समझ आएगा कि हमने ये क्या गलती की और जिसके वजह से हमें आगे भी शर्मिंदा होना पड़ेगा, सर झुकाना पड़ेगा। तो ये तो जी। पिछले बार आपने पहले खरदोंगला पे प्रपोज किया, फिर बाद में आपका अनशन हायल के कैंपस में करना पड़ा, तो इस बार अगर करना पड़े तो कहाँ, साइट कहाँ पे होगा? कोई ऐसा अभी तक मैंने नहीं सोचा है जगह कहाँ हो, मगर जगह का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब खारदुंगला इसलिए किया था कि हम अपने आप पे इतना दर्द उठाएं कि लोगों को हमारी जो वजूहात हैं, जिस वजह से हम वो कर रहे हैं, वो समझ आए कि कोई अगर इतना जोखिम और दर्द उठाता है तो ज़रूर उसकी बातों में कोई वो होगी, मतलब होगी। तो इसलिए किया था। अभी उस तरह के हालात नहीं हैं तो खारदुंगला ज़रूरी नहीं है, मगर जगह का कोई ऐसा फ़र्क हम नहीं सोच रहे हैं। कल एक जन संबोधन में आपने ये कहा था कि केंद्र सरकार का लद्दाख के प्रति रवैया जो है वो अच्छा है, लेकिन अपने ही लोग इसमें साथ नहीं दे रहे हैं कि 6 शेड्यूल के समर्थन में। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसके चलते आपने जब आपने अनशन रखा था उस समय आपने एक प्रस्ताव रखा था कि अगर आपने लद्दाख के जो जनप्रतिनिधि है, अभी जो काउंसिलर्स थे, अगर वो साथ नहीं दे रहे हैं तो हम वापस भी बुला सकते हैं, हम रेफरेंडम जैसे। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, इसलिए हम हर लद्दाखी ये सोचता है कि केंद्र का लद्दाख के प्रति शुभकामनाएं होनी चाहिए। वो इसलिए कि जो हम यूटी का मांग कर रहे थे वो उन्होंने पूरा किया, तो इसलिए हम ये सोचना चाहते हैं कि उनका रवैया अच्छा ही है। मगर सब कुछ ठीक होने के बाद बीच में ये बदलने लगा, तो कोई साफ नहीं है क्यों, मगर हमने देखा कि लोकल स्तर पर जो हमारे नेतृत्व है या एडमिनिस्ट्रेशन भी है वो यूटी 6 शेड्यूल के आवाज़ के लगभग खिलाफ हो गए। अब हमें ये देखना है कि क्या ऊपर से ही खिलाफ हैं, तो ऊपर तक हम अपनी आवाज़ दोबारा उतने ही ज़ोर से पहुंचाएंगे। हमें नहीं फ़र्क पड़ता है कि वो लोकल लीडरशिप है या नेशनल लीडरशिप है, गलत गलत है। जो वादा करके न निभाना वो तो जुर्म है, चाहे वो मोदी जी करें या अमित शाह जी करें या लोकल स्तर पर हमारे सांसद करें या एलजी साहब करें। तो वो सब भी मतलब अपनी आंखें बंद करके अगर सोचें तो मेरे ख्याल से किसी को भी दिखना चाहिए हमने ये गलत किया, हमने ऐसे वादे किए लोगों से और फिर उसके बाद हम उससे मुकर रहे हैं। तो ये हम उनको याद दिलाना चाहेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब आप जिन वादों के बुनियाद पर जीत के आए, काउंसिलर्स बने या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, वो बुनियाद ही अगर नहीं रहे तो फिर आपका भी हक नहीं रहता है कि आप काउंसिल को चलाएं, क्योंकि आपने वो पूरा नहीं किया। आधा वादा पूरा हुआ है, जो जनता का वादा था वो पूरा हुआ है, आपका वादा तो पूरा ही नहीं हुआ है, तो आपका हक नहीं बनता है कि आप ये चलाएं। तो ऐसे में जनता का अधिकार होना चाहिए कि जिन प्रतिनिधियों से वो असहमत या क्या कहेंगे,
अनसेटिस्फाइड हैं, जिनसे आप नाखुश हैं, उनको आप वापस बुलाएं। ये राइट टू रिकॉल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत देशों में है, राइट टू रिकॉल। आप अपने मेंबर्स को, जिनको आपने इलेक्ट किया, अगर वो आपके वादे नहीं पूरा करते, काम आपका नहीं कर रहे हैं, तो जिस तरह से आपने चुना उसी तरह आप उनको ना चुनें, उल्टा वापस बुलाएं। भारत में ये पंचायत और मेयर्स तक है कि आप बुला सकते हैं, काउंसिल पर साफ नहीं है। वैसे तो पंचायत का तीसरा स्तर काउंसिल को माना जाता है, तो हो भी सकता है। नहीं भी हो तो ये एक मौका हो सकता है जिससे कि पूरे भारत में एक चर्चा हो कि लद्दाख के लोगों ने आंदोलन किया, कि जब उनके प्रतिनिधियों ने वादा करके उस पे से वो मुकर गए तो लोगों ने आंदोलन करके उनको वापस बुलाया। अब आगे जाके ये कोर्ट तक पहुंचेगी, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी। अगर ऐसा करते हैं तो प्रावधान नहीं है, मगर लोग अपने तरफ से एक मुकदमा कर सकते हैं जिसमें कि वो ये कहें कि अगर कोई राजनेता या राजनीतिक दल ऐसे वादे करें और फिर उसके बाद वो पूरा मुकर जाएं, तो ऐसे में हमें प्रतिनिधि को वापस बुलाने का भी अधिकार होना चाहिए। तो है नहीं, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि एमपी या एमएलए को बुलाने का अधिकार है, मगर हर चीज़ कहीं से शुरू होती है। तो हो सकता है लद्दाख वो पहला जगह हो जहाँ से लोगों का इतना बड़ा आंदोलन निकले कि कोर्ट के, ऑनरेबल कोर्ट के इंटरवेंशन पर या इलेक्शन कमीशन के इंटरवेंशन पर ये एक नया प्रेसिडेंस कायम हो, क्योंकि हर रीति कहीं न कहीं शुरू होती है, नया होता है। वो पहले से ही हर रीति रिवाज नहीं था, तो हो सकता है ये एक नए रिवाज का शुरुआत ही हो। मगर फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हद तक हमें जाने की ज़रूरत ना हो, ना ही हमें सांसद को बुलाने की ज़रूरत पड़े, काउंसिलर्स को बुलाने की ज़रूरत पड़े, या सुप्रीम कोर्ट में हमें रिड्रेसल या मदद मांगने की ज़रूरत पड़े कि आप ऐसे हालत में किसका पक्ष लेंगे, जिन्होंने वादा तोड़ा उनका, या जो मजलूम हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनका आप साथ देंगे। हमें उम्मीद है कोर्ट इंसाफ को देखेगी, कौन नाइंसाफ़ी कर रहा है। लद्दाख की जनता ने तो कुछ भी नाइंसाफ़ी नहीं की, उन्होंने सिर्फ ये किया कि वादे पर भरोसा किया। अगर वादे पे भरोसा करना जुर्म है तो फिर इसके बाद सब लोग, कोई भी इस देश में वादों पर भरोसा नहीं करेगा। तो ऐसा देश क्या हम भारत को बनाना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है।